श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कैराकत जौनपुर के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 10 के सामाजिक विषय में भूमि संसाधन के बारे में कल बता रहे थे, उसी में बताना है। जैसे कल उसमें बताए थे भूमि संसाधन या भारत में मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से देखा गया यहाँ पे पर्वतीय ये है, मैदानी का जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट कहीं कहीं जगह जगह लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर देखा जाता है तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो प्रश्न कभी आपको पूछता है कि काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी में क्या अंतर है। यह भी प्रश्न पूछता है तो काली मिट्टी में क्या अंतर है और लैटराइट मिट्टी में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएंगे। तो दिया है काली मिट्टी, यहाँ पर देखा गया है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली ये मिट्टी है। तो मतलब काली मिट्टी लावा के जमने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी को रेंगूर की मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी लावा की राख से बनी होती है, जबकि लैटराइट मिट्टी ईंट की तरह लाल होती है। इस मिट्टी का निर्माण तीव्र निक्षालन क्रिया के द्वारा होती है। काली मिट्टी में उगाने के लिए बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। रबी की और खरीफ की फसल भी उगाई जाती है अत्यधिक मात्रा में, लेकिन विशेष रूप से काली मिट्टी में देखा जाता है तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जबकि लैटराइट मिट्टी जो होती है चाय तथा झाड़ीदार पौधे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी काली मिट्टी लावा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि लैटराइट मिट्टी लौह अंश युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। यह इसका अंतर बता रहे थे। और इसमें है काली मिट्टी मुख्य रूप से अधिक देखा जाता है तो काली मिट्टी यहाँ से लेकर दक्षिणी भारत में लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाता है तो काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इस तरह से लैटराइट मिट्टी के बारे में बताया जाता है तो लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मेघालय राज्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। यह दोनों मिट्टियों में अंतर था, लैटराइट तथा काली मिट्टी में अंतर पाया जाता था। अब आपको पढ़ना है कि मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव से आप क्या समझते हैं। भूक्षरण या मिट्टी के कटाव के रोकने के उपाय भी बताइए। इसमें दिया है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। अपरदन मतलब कटाव, मिट्टी का कटाव कैसे होता है। जैसे कोई भी चट्टान होती है तो मान लीजिए कोई चट्टान है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण यह चट्टानें फैल जाती हैं। रात के जब ओस की बूंदें पड़ती है तो ये चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। यह क्रिया बार बार होने से चट्टानें अपने स्थानों पर टूट जाती हैं, टूट के यह चूर चूर या कण के रूप में हो जाती हैं। जब यह चट्टानें चूर चूर हो जाती है तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब देखा जाता है हवा के द्वारा यह चट्टान के जो चूर्ण या धूल के कण होते हैं हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, बाकी जो शेष बचता है उसको पानी के द्वारा बहा दिया जाता है। कहने का मतलब यह एक प्राकृतिक क्रिया है। जब हवा चलती है तो यहाँ के धूल के कण उड़कर एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसी तरह से जो शेष बचता है, यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ मिट्टियाँ बहकर नीचे की तरफ होकर आकर यहाँ पे जमा हो जाती हैं, जो कि नदी के डेल्टा या समुद्र के किनारे जाकर डेल्टाओं में जमा हो जाती है, इसलिए इसे डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें बताया गया कि अपक्षय और अपरदन क्या होता है। जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती हैं, कैसे टूट जाती है इसको बताया कि सूर्य के प्रकाश और ओस की बूंदें पड़ने से ये आपस में फैलने सिकुड़ने से बार बार क्रिया होने से चट्टानें टूट जाती है। इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और हवा के द्वारा उड़ा ले जाना और पानी के द्वारा बहा ले जाने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं को अनाच्छादन कहा जाता है। अब देखते हैं मिट्टी की उपजाऊ तथा मुलायम परत के कट जाने या बह जाने की क्रिया को ही मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। भूक्षरण एक ऐसा
रोग है जो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देता है। भूक्षरण को मिट्टी के लिए रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अब देखा इसमें बता रहा है कि यह भूक्षरण जो मिट्टी होती है, जो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, जैसे यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ से जब ये मैदानी भागों में मिट्टियाँ नदियों के माध्यम से बह कर आती है, यहाँ पे जमा हो जाती है। जब इस मिट्टी को हम खुला छोड़ देते हैं, जुताई करके छोड़ देते हैं, तो उस तरह से खुला छोड़ देते हैं, पाटा नहीं लगाते, तो यहाँ पे क्या होता है, यह मिट्टियाँ धूल की कण के हवा चलने के कारण धूल के कण के रूप में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक निक्षेपित हो जाती हैं और वहाँ पे जाकर जमा होती है। इस तरह से यहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो इसके भूक्षरण रोकने के उपाय में बताया गया, भूमि की भूक्षरण रोकने के उपाय। आपकी हेडिंग होगी भूक्षरण रोकने के उपाय। भूक्षरण रोकने के उपाय। कौन सी ऐसी हम क्रिया करें कि हमारे भूमि की उर्वरा या मिट्टी का कटाव रोक सकती है? तो उसमें नंबर 1 दिया है, खेत के चारों तरफ हमें वृक्षारोपण कर देना चाहिए। अर्थात जो मेड़बंदी हम लोग करते हैं, मेड़बंदी के ऊपर हमें चारों तरफ क्या लगाना है, वृक्ष को लगा देना चाहिए। वृक्ष लगाने से क्या होती है, वृक्ष की जो जड़ें या शाखाएँ होती हैं मिट्टी को मजबूती के साथ पकड़े रहती हैं और मिट्टी के कटाव होने से बचाती है। इसलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट पर होगा कि भूमि के चारों तरफ या खेत के चारों तरफ हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा नंबर है, खेतों की उचित मेड़बंदी कर देनी चाहिए। जो भी खेत हमारे हैं कम से कम उसका 1 फुट से लेकर 1.5 फुट के आसपास उसका चारों तरफ मेड़ की बंदी कर देनी चाहिए। बारिश होने के बाद जो पानी उसमें बरसता है, खेत के अंदर रहता है, उसे खेत के अंदर रहे और उसके द्वारा मिट्टी का कटाव होने नहीं पाता है। इस तरह से नंबर 2 हो गया। 3 है, खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी खेत है उसमें जल निकलने के लिए आपके पास उचित व्यवस्था करनी चाहिए। खेतों को जोतकर खुला न छोड़ा जाए। खेत जो होती है उसको जुताई करने के बाद उसके ऊपर पाटा चला देना चाहिए। पाटा चलाने से क्या होता है, मिट्टियाँ की नमी के साथ मिट्टी बैठ जाती है और उसका जो है कि क्षरण नहीं हो पाता है। इसलिए हमें जुताई करने के बाद मिट्टी को खुला छोड़ना नहीं चाहिए। खेतों में पशुओं को छुट्टा नहीं चराना चाहिए। कहा मतलब कि खेत में जो पशु चराए जाते हैं उसको खेत में जो मिट्टियाँ होती है उसके खुर के द्वारा कट जाती है और कटने से जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है, पानी बरसने से बह जाती है। इस तरह से यह उसमें की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। खेतों में हमें हरे चारे वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है आपका 7वां, ढालू खेतों में ढाल के विपरीत जुताई करनी चाहिए। ये तो हो गया आपका मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। अब इसमें दिया है अगला प्रश्न है आपका, खादर और बांगर में क्या अंतर है? इसमें देता है खादर एवं बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, बांगर मतलब बंजर, खादर मतलब उपजाऊ मिट्टी या कॉप मिट्टी। तो खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण नई काप मिट्टी का जमाव होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम खादर कहते हैं। अर्थात नई जो उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, जो क्षेत्र बन जाता है उसे हम खादर कहते हैं। जबकि बांगर किसे कहते हैं? तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण बाढ़ का पानी वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, अर्थात यह बाढ़ से वंचित रह जाती है वह क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। इस तरह से खादर और बांगर में यही अंतर पाया जाता है। अब इसमें दिया है कि अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की उत्पत्ति और विशेषता बताइए। काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है। काली मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से की क्रिया से निकलने वाले पदार्थों की क्रिया से होती है, जो कि लावा, जिसे लावा बोलते हैं, लावा की राख का जो जमाव होता है वहीं पर काली मिट्टी का जमाव होता है। काली मिट्टी में
आग्नेय शैलों का विखंडन के कारण शैलों के चूर्ण निक्षेपित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। काली मिट्टी में लौह अंश तथा अनेक जीव तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में विशेष रूप से कपास की उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन के लिए यह मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है।